हेलो एवरीवन। हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा बीयू पटना का क्वेश्चन पेपर है हमारा। ठीक ना। चलिए तो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो तीन बेसिक बात जो आपको हर बार हम कहते हैं। ऑडियो के लिए ईयरफोन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। सारा पार्ट देखिएगा। वीडियो हमारा जो है 3 पार्ट में है, 1 2 3। वीडियो हमारा जो है 3 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 2 3। आपको एग्जाम से पहले ये सारा पार्ट देख लेना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और सबसे अहम बात आपको क्या याद रखना है सर, कि अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारा ऐप पे मिल जाएगा, या नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है ना एक एक करके क्वेश्चन देखना शुरू कर देते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होता है। 10 में से 7 बनाना है, हम 10 का 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको लगेगा ना कि आपका आंसर जो है कुछ और आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप हमको जो है वैलिड प्रूफ के साथ मेरे तक बात पहुंचाइएगा। ठीक है सर, मेरा ये जो है आंसर ये आ गया, आप जो है ये आंसर बता रहे थे। बात समझ में आ रही है? आपका आंसर सही रहा वैलिड प्रूफ के साथ, तो हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे। हमको अपना गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए? चलिए, सवाल क्या कहता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कैपिटल जी से दिखाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल एस से दिखाया जाता है, जनरली बता रहे हैं। ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से दिखाया जाता है। कैपिटल जी बराबर होता है हमारा, ठीक है, कैपिटल जी बराबर हमारा क्या होता है सर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अनुसार, कि ये जो है वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। ये होता है वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है सॉइल मैकेनिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसमें होता है? सॉइल मैकेनिक्स यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हमारा जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला के अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा सवाल क्या कहता है? इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज 20%, ड्राई वेट इज 100 ग्राम, व्हाट इज वेट ऑफ वाटर? देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको क्या दे रहा है कि वाटर कंटेंट जो है, ठीक है, वो हमको कितना दे रहा है? 20%। वाटर कंटेंट को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, ये हो गया 20%। 20% बोले तो 0.20 हो गया। ठीक है, उसके बाद ड्राई वेट जो है, ठीक ना, ड्राई वेट हमारा कितना है? 100 ग्राम है। ठीक है, तो ड्राई वेट को हम लोग किससे दिखाएंगे? डब्ल्यू डी से दिखा देंगे, ये हो जाएगा 100 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? आपको वेट ऑफ वाटर पूछ रहा है। आपको क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो देखिए, आपको जानकारी अगर हो तो ठीक है, नहीं तो वाटर कंटेंट बराबर फॉर्मूला होता है। वाटर कंटेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ वाटर हमको कितना दिया हुआ? 0 सॉरी, इसके अनुसार हमको जो है वैल्यू पुट करेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमको वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो यहाँ से हमारा जो है डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट इनटू ड्राई वेट हो जाएगा। यानी कि हमको स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.20 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 0.20, और 100 ग्राम है तो इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 ग्राम हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। क्या है फॉर्मूला सर? वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर बाय ड्राई वेट।
बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप बात समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कुछ ना कुछ। अब कुछ नहीं समझ में आता है तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। देखिए लाइक कमेंट वगैरह किया कीजिए। यूट्यूब ना वीडियो को तभी सपोर्ट करता है जब उस पर लाइक कमेंट होते रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी सोचें तो आपको हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल रेफर्स टू द, सॉइल में जो प्लास्टिसिटी देखा जाता है ये क्या बताता है। अच्छा देखो, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल करने का क्या मतलब होता है तुमको हम बताते हैं आसान भाषा में एकदम। जैसे तुम देखता होगा बचपन में ना मिट्टी का खिलौना बनता था। ठीक है, बचपन में जो है सॉइल से खिलौना बनाते थे, इंग्लिश में खिलौना को टॉयज कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का खिलौना बनता था। मिट्टी का खिलौना कब बनता था, या फिर मिट्टी को हम लोग कोई शेप कब देते थे, जब मिट्टी हल्का गीला रहता था, वो इस तरीके कंडीशन में रहता था कि उसको हम कोई भी आकार दे के खिलौना बना सकते हैं, चाहे मूर्ति बना सकते हैं। तो मिट्टी जब उस अवस्था में रहता है कि उसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं तो वो उस मिट्टी का प्लास्टिसिटी बताता है, यानी उसका प्लास्टिक बिहेवियर बताता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या होता है प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी कहने का मतलब हो गया कि मिट्टी का वो अवस्था जब उसको हम मिट्टी को कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं, बिना उसको तोड़े मड़ोड़े, बिना उसमें क्रैक हुए। ठीक है, अब पता चला कि मिट्टी को आकार दे रहे उसमें क्रैक हो गया, तो बिना उसमें क्रैक हुए अगर हम मिट्टी को कोई भी शेप दे रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है सॉइल का। तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा सर, सॉइल्स एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन शेप एंड साइज, शेप या फिर साइज। तो अगर आप मिट्टी का शेप और साइज बदल रहे हैं, ठीक ना, और वो जो है टूट नहीं रहा है, क्रैक वगैरह नहीं हो रहा है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, मिट्टी का प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर, कि जब हम लोग मिट्टी का खिलौना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, मिट्टी का प्लास्टिसिटी बताता है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ए सॉइल सैंपल है श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट इज। पोरोसिटी क्या होगा देखिए, सबसे पहला जो है श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। एक बात समझिएगा, श्रिंकेज लिमिट पे हमारा सॉइल जो है क्या होता है, कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है, इसी को आसान भाषा में कुछ लोग फुल्ली सैचुरेटेड भी कहता है। ठीक है, और सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होने का एक ही मतलब होता है क्या सर, कि S बराबर 1 हो जाएगा। S यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि श्रिंकेज लिमिट जो लिख दिया, तो ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है, ये तो तुमको कहोगे सर ये तो कोई डाटा नहीं है, भाई यही तो डाटा है। श्रिंकेज लिमिट लिखा है मतलब सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यानी कि S का वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज दिया हुआ है, आपको वाटर कंटेंट जो है, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, आपको जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कितना, जी बराबर 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, और डब्लू हमारा क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है हमको क्या निकालना है, पोरोसिटी निकालना है। ठीक है, पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी को हम लोग एन से दिखाते हैं। एन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ई बाय 1 + ई होता है। तो अगर हमारा ई निकल जाए तो पोरोसिटी भी निकल जाएगा। अब सवाल है सर ई कैसे निकालेंगे, तो ई एस बराबर जी डब्ल्यू, बहुत ही फेमस रिलेशन है। ठीक है, सॉइल में इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, किस पे, ई एस बराबर जी डब्ल्यू पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई निकाल लेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 2.7 दिया हुआ है, डब्ल्यू 10% है, 10% मतलब 0.10 हो जाता है। ठीक है, और एस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ई कितना निकल के आएगा, 0.2, यहाँ से हमारा ई कितना निकल के आएगा,
यहां से ई निकल के आएगा 0.27। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, 0.27 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको तो क्वेश्चन में सर पोरोसिटी निकालना, पोरोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, पोरोसिटी का है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, कचड़ा हो रहा है नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग जो है पोरोसिटी निकाल लेंगे। पोरोसिटी बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा 0.27 बाय 1 प्लस 0.27। इसको जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा आता है 0.216 के आसपास आ जाता है। यानी कि इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो 21.26% आता है। ठीक है, 21.26%। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन 1 सही है। ये कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिएगा, वैल्यू आपको बता दिया। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। एमसीक्यू सीरीज करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगा। एमसीक्यू सीरीज करके हमारा जो है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगा, उसको आप देखिएगा। उसमें इस तरह का बहुत सारा हम क्वेश्चन करवा रखे हैं। बात समझ में आ रही है? और इस तरह का क्वेश्चन जो है कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट निकालने के लिए आप लैब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है? आंख बंद करके कोई भी कहेगा सर कासा ग्रांडे एपार्टस। ठीक है, कासा ग्रांडे एपार्टस इसका हो जाएगा। आप कॉलेज में लैब में ये इस्तेमाल किए होंगे। उसके बाद अगला सवाल क्या कहता है, डार्सी लॉ स्टेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डार्सी लॉ का क्या कहता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, आई आपका क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक है, तो डार्सी का लॉ क्या कहता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, ये सब एमसीक्यू जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना, ये सब रिपीट भी करते रहता है। चलिए, हमारा जो है अगला सवाल क्या कहता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज अचीव्ड एट। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पे देखा जाता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे देखा जाता है हमारा। ठीक है, ओएमसी इसको कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर अंडर ए रिगिड फुटिंग इज जनरली। रिगिड फुटिंग के नीचे कॉन्टैक्ट प्रेशर हमारा क्या होता है? ठीक है, रिगिड फुटिंग के नीचे हमारा जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है? तो रिगिड फुटिंग के नीचे हमारा जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, अनइवन होता है, असमान होता है। ठीक है, रिगिड फुटिंग के नीचे हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, अनइवन होता है, असमान होता है। अगला सवाल क्या कहता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड इज नोन एज। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपको ये रेशियो कहना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर वीडब्ल्यू हो गया, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड, वीडब्ल्यू बाई वीबी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं भैया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं सर इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है ना, ठीक है, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि भाई देखो हमको मजा आ गया, तुम भी ये मजा ले लो। ठीक है, पढ़ाई में किसी को मजा ही नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, परमिएबिलिटी इज हाईएस्ट इन। परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो ऐसा मिट्टी ना जो कि बड़ा, जिसका कण बड़ा बड़ा होगा उसमें परमिएबिलिटी ज्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा साइज का कण किसका होता है, ग्रेवल का होता है। तो परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, ग्रेवल में। सबसे कम किस में पाया जाएगा, क्ले में पाया जाएगा। सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी ग्रेवल, सबसे कम परमिएबिलिटी क्ले हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारा जो एमसीक्यू समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज मींट बाय थ्री फेज सॉइल सिस्टम, ड्रॉ ए नीट फेज डायग्राम शोइंग वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए,
हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में हमारा क्या होता है, तीन तरह का चीज होता है। एक सॉइल सॉलिड होता है, यानी कि मिट्टी का कण होता है, ठीक है, छोटा छोटा मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, सॉइल सॉलिड हो गया। दूसरा, मिट्टी में हमारा सर एयर भी मिला रहता है, ठीक है। तीसरा जो है, मिट्टी में वाटर भी मिला रहता है। तो ये तीनों चीज हमारा मिट्टी में होता है। तो ये तीनों मिलके क्या करता है, सॉइल में तीन फेज बनाता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों मिलके सॉइल में क्या करता है, तीन फेज बनाता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों मिलके सॉइल में क्या करता है, तीन फेज बनाता है। पहला फेज में हमारा क्या होता है, सॉइल का सॉलिड होता है। दूसरा में हमारा जो है मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला पानी होता है। और तीसरा में हमारा हवा पाया जाता है। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या करता है, सॉइल का थ्री फेज सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा थ्री फेज सिस्टम क्या है कि हमारा मिट्टी में सर सॉइल सॉलिड है, एयर है, वाटर है, और यही तीन मिलके हमारा क्या बनाता है सर, थ्री फेज सिस्टम बनाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। क्या कहता है, थ्री फेज सॉइल सिस्टम है। इसमें हमारा क्या आता है, सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज। एक सॉइल मास में तीन फेज होता है। क्या क्या होता है सर, सॉइल का सॉलिड पार्टिकल्स होता है, दूसरा हमारा पानी होता है, और तीसरा हमारा एयर होता है। तो ये तीन चीज हमारा जो है इसके अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सॉइल हमारा क्या कहलाता है, थ्री फेज सिस्टम कहलाता है, क्योंकि इसमें तीन चीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो हमको अब क्या करना है ना, कि रिलेशन बताना है किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में, और वेट वाला रिलेशन जो भी है वो सब हमको जो है यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम लोग ना एक फेज डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, आप फेज डायग्राम का इस साइड देखिए। देखिए, सबसे पहले हमारा सॉइल में सॉलिड पाया जाता है, मिट्टी का कण, फिर उसमें हल्का फुल्का पानी भी होता है मिट्टी में, और फिर हवा, उसमें जो है हवा बड़ा होता है। ठीक है, तो एक साइड हम लोग जो है सबका वॉल्यूम ले लिया, कि सॉलिड का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, वीएस मतलब सॉलिड का वॉल्यूम। पानी का वॉल्यूम ले लिए, यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वीडब्ल्यू मतलब पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ से यहाँ हमारा एयर है, मतलब एयर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वाटर मिल के हमारा क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। और टोटल का जो वॉल्यूम ले लेंगे उसको हम लोग कैपिटल वी से दिखा देते हैं। बात समझ में आ गया? ये पूरा वॉल्यूम का आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पूरा वॉल्यूम का एक एक करके रिलेशन समझ जाते हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और उसके बाद ये दोनों क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे देगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये रहा, इसमें क्या है, एयर भी है, वाटर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, वीएस हमारा क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वीएस हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक ना। उसके बाद हमारा सर वीए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये रहा वीए, वॉल्यूम ऑफ एयर। और वी डब्ल्यू हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये रहा वी डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम का हमने सारा रिलेशन बात कर लिया। अब हम लोग जो है वेट वाला रिलेशन देखेंगे सर। देखो यहाँ पे हमारा ये सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है, तो ये वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद ये पानी है सर, तो ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। उसके बाद ये एयर है, ये वेट ऑफ एयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एयर और वाटर जो है मिट्टी के अंदर जो खाली जगह पाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉइड कहते हैं, तो एयर और वाटर वॉइड में होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वॉइड में आ जाएगा, एयर और वाटर का वजन। ठीक है, और टोटल वजन में हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाइट प्लस वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वेट का रिलेशनशिप देख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट का रिलेशनशिप जब देखेंगे, टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। एयर वाला वेट जो है ना हम लोग नहीं लेते हैं, ये जो एयर है, हवा वाला वेट जो है ये हम लोग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो हवा वाला वेट है, वेट ऑफ एयर नहीं लिया जाता, हवा का कोई वजन नहीं होता ना। वेट ऑफ एयर जो है हमारा नेग्लेजिबल रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि डब्ल्यू एस क्या बताता है, वेट ऑफ सॉलिड बताता है। और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या बताएगा, वेट ऑफ वाटर बताएगा। तो ये यही हमारा था थ्री फेज सिस्टम और सबके बीच में रिलेशन। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान चीज है सब, तो तुम आंख बंद करके भी लिख देगा। ठीक है, इस सब के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ता तो तुम ऐसे भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हम यहाँ से। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कहता है, A saturated clay soil sample was tested in the laboratory. सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मिट्टी हमारा भीगा हुआ। देखो दो तरह का चीज होता है, एक होता है सैचुरेटेड,
ठीक है, एक होता है सबमर्ज्ड, ठीक ना। अगर मिट्टी तुम्हारा भीगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, कि मिट्टी हमारा जो है भीगा हुआ है। अगर मिट्टी पानी में डूबा हुआ है उसको हम लोग सबमर्ज्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मिट्टी हमारा जो है पानी में डूबा हुआ है उसको हम लोग सबमर्ज्ड कहते हैं, और मिट्टी में सिर्फ पानी मिला हुआ मतलब गीला मिट्टी, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या है सर, एक सैचुरेटेड क्ले सॉइल का दिया हुआ सैंपल जिसको हम लैब में टेस्ट करना चाहते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जी जो है 2.70 है। बात समझ में आ रही है? वाटर कंटेंट आपको कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ, आपको वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा तो देखो अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा आसान है, जो जो दिया उसको बैठ के लिख देंगे और फिर हम लोग जो है यहाँ से काम कर लेंगे। हमारा जी का वैल्यू 2.70 दिया हुआ है, वाटर कंटेंट 0.25 दे दिया, 25% दे दिया है, सैचुरेटेड सॉइल है एस बराबर 100%, यानी कि एस का वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, एक चीज तुमको बताते हैं, बच्चा कंफ्यूज होगा, सर सैचुरेटेड सॉइल है इसका तो वैल्यू कुछ चेंज होना चाहिए। देखो अगर पार्शियली सैचुरेटेड कहता है, ठीक है, अगर पार्शियली सैचुरेटेड कहेगा तो फिर एस का वैल्यू तुमको देखना पड़ेगा कि एस का वैल्यू हमारा क्या होगा, एस यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू क्या होगा अगर पार्शियली सैचुरेटेड कहेगा तब। अगर ड्राई सॉइल कहेगा, ठीक है, तो एस का वैल्यू आप क्या ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर सिर्फ सैचुरेटेड सॉइल कहे, सिर्फ सैचुरेटेड कहे या नहीं तो फुल्ली सैचुरेटेड कहे, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप एस का वैल्यू क्या ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा। क्वेश्चन में हमको सैचुरेटेड सॉइल का रहता है, एस का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। बात समझ में आ गई? ये सब चीज याद रखा करो भाई, क्वेश्चन उश्चन बनाओगे तभी ना ये सब बात समझ में आएगा। खाली कहते हो सर जियोटेक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ता है ये नहीं खाली सब। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा करो भाई, जियोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर काम देगा अगर सिविल में रहोगे तो। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो है क्या रिलेशन रहेगा सर, W बराबर एस सी बाई जी रहेगा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को निपटा देंगे अभी। तो यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं, W हमको 0.25 है, E हमको दिया हुआ है, ये सब हम लोग E यहाँ से निकालेंगे। तो सारा चीज हम लोग पुट कर दिए सर, E का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेटर में डाल के करेंगे तो 0.675 हमारा कैलकुलेटर शो कर रहा है। आप देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आता है, अगर कुछ और आएगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा सर हमारा आंसर कुछ और आ गया, आप क्या कर रहे हैं। चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, वाइड रेशियो 0.675 हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो हमारा 1 रहेगा सर। या देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में आप ओके लिख सकते हैं, हम समझ जाएंगे भैया लड़का जो है समझदार है, वो समझ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट इन सॉइल मैकेनिक्स, स्केच द अटरबर्ग लिमिट डायग्राम। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का आपको बताना है कि क्या होता है, इसका महत्व बताना है। तो एकदम थ्योरेटिकल चीज है, आपको ऊपर ऊपर समझा देते हैं, ठीक ना। आप जो है इसको ऑटोमेटिक देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। 3 तरह का चीज होता है, पहला हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। एक एक करके समझते हैं। लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, बात समझ में आ रही है? एक एक करके हम लोग जो है अभी देखेंगे कि हमारा जो है लिक्विड लिमिट क्या है। तो लिक्विड लिमिट हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट हमारा जो है वो मिनिमम, ठीक है, लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां मिट्टी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आता है। ठीक है, जहां मिट्टी हमारा क्या आता है, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आता है, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे मिट्टी हमारा जो है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आता है, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। अब प्लास्टिक लिमिट हमारा क्या हो जाएगा सर, वो वाटर कंटेंट जहां मिट्टी प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी हमारा जो है प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड में चला जाए।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। तीसरा होता है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट में हमारा क्या होता है, सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। बात समझ में आ रही है? इससे हमारा क्या होता है, सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। तो ये तीन अवस्था है। ठीक है, इसका भी आपको हम ग्राफ या डायग्राम के थ्रू ये चीज समझा भी देंगे। समझ गया? ये चीज तो तुम पढ़ा ही होगा, ये तो देखते ही तुम समझ जाएगा सर ये तो आप क्या बता रही सर। तो कॉलेज में प्रोफेसर यही सब चीज पढ़ाता है, मेन चीज पढ़ाता ही नहीं है, बस यही सब दिन काटने वाला चीज है। चैप्टर 1 जो है पूरा सेमेस्टर चैप्टर 1 ही चल जाता है, और जहां से सवाल पूछा जा रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, बच्चा को पता ही नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस से सवाल ज्यादा रहता है, वो जो है कॉलेज में टीचर पढ़ाते ही नहीं है। इफेक्टिव एंड वर्टिकल स्ट्रेस, ये दोनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन खतरनाक रहता है, ये पढ़ाई ही नहीं होता है। चलो यहाँ से ध्यान दो। देखो, तो ये हमारा हो गया लिक्विड लिमिट सर, वो वाटर कंटेंट जहां सॉइल चेंज करता है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, कंप्रेसिबिलिटी और स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। उसी तरह से प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा सर, सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाता है। ठीक है, ये हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने में मदद करता है, और ये वर्केबिलिटी ऑफ सॉइल बताता है। श्रिंकेज लिमिट क्या हो जाएगा सर, श्रिंक स्वेल बिहेवियर बताएगा सर, और ये फाउंडेशन डिजाइन में हमको हेल्प करता है। बात समझ गए? चलिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक ये बात समझ जाइएगा। देखिए, अब यहाँ से आपको हम ग्राफ बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यही वो ग्राफ या चार्ट है जो कि आपको कॉलेज में कई बार पढ़ाया गया होगा, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ये हमारा जो है सिर्फ सूखा हुआ मिट्टी था, ये हमारा क्या था, सिर्फ सूखा हुआ मिट्टी था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाना शुरू करते हैं, पानी मिलाते गए अब जो है मिट्टी हमारा जो है गीला होना शुरू हो गया है। ठीक है, पहले हमारा मिट्टी क्या था, पूरा सूखा हुआ मिट्टी था, उसमें पानी मिला रहे थे जब तक वो पानी सोख रहा था। एक समय आया अक्सर मिट्टी गीला होना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड कहते हैं। उसके बाद जो है मिट्टी गीला होते होते इतना गीला हो गया कि उससे हम लोग खिलौना बना सकते हैं। उसको हम कोई भी शेप आकार दे सकते हैं, मिट्टी को मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक स्टेट कहलाता है। उसके बाद क्या हुआ कि हम पानी का मात्रा और बढ़ा दिए सर, अब मिट्टी जो है पूरा कीचड़ जैसा गीला हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट कहेंगे। बात समझ में आ गई? जब मिट्टी आपका पूरी तरीके से सूखा हुआ है, उसको हम लोग सॉलिड के रूप में मानते हैं। ठीक है, उसमें हम हल्का हल्का पानी मिलाना यहाँ से शुरू किए, ये जो है इधर हमारा क्या हो रहा है, मिट्टी का पानी, यहाँ तक कोई पानी नहीं मिला, अब यहाँ से मिट्टी में हल्का हल्का पानी मिला रहे हैं। तो मिट्टी में हल्का हल्का पानी मिला रहे हैं, तो मिट्टी गीला होना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग सेमी सॉलिड कहते हैं। उसके बाद गीला होते होते और पानी मिला है, तो मिट्टी अब किस अवस्था में चला गया सर, कि इस अवस्था में चला गया, अब उसको हम लोग मिट्टी से खिलौना बना सकते हैं, कोई भी उसका आकार दे सकते हैं, तो उसको हम लोग प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। उसके बाद हम मिट्टी में और पानी मिला दिया, तब वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, जैसे वो कीचड़ के जैसा हो गया, बहने लगेगा हमारा। समझ में आ गया? यही हमारा अटरबर्ग लिमिट चार्ट है, या फिर अटरबर्ग वाला ये टेबल डायग्राम जो कहो। इससे हमको क्या मदद मिलता है सर, पीआई प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने में हेल्प मिलता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी कि ये वाला जो ग्रीन वाला तुम देख रहे हो चौड़ाई, ग्रीन वाला ये जो चौड़ाई देख रहे हो, यही हमको क्या देगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स देगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्रीन वाला चौड़ाई क्या देगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स देगा। इसका महत्व क्या है सर, सिग्निफिकेंस, ये हमको कहाँ मदद करता है, ये हमको सॉइल क्लासिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, एक्सपेंसिव सॉइल के पहचानने में मदद करता है सर, कंसिस्टेंसी निकालने में मदद करता है, और कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? तो ये सब हमारा क्या है सर, अटरबर्ग लिमिट वाला ये सब है सिस्टम। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, दो सॉइल का सैंपल है, सैंपल ए और सैंपल बी, ये रहा सॉइल ए सॉइल बी। इसका लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट और क्ले का मात्रा दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, क्ले का मात्रा दिया हुआ है। आपको दोनों का क्या करना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्टिविटी निकाल के उसको कंपेयर करना है। बात समझ में आ रही है? आपको दोनों सॉइल का, सॉइल ए का प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्टिविटी निकालना है, सॉइल बी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्टिविटी निकालना है, और इसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना। उसके बाद ये भी आपको बताना है दोनों में से प्रॉब्लमेटिक कौन है, मतलब कौन हमारे लिए जो है ज्यादा खतरनाक है, कौन हमको मुसीबत में डाल सकता है।
बात समझ में आ रही है? तो एक एक करके हमने पास दो को सॉइल सैंपल है, दोनों को टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो आसानी से निकल जाएगा सर। अब हमको दूसरा एक्टिविटी निकालना है। एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीआई बाय परसेंटेज क्ले। पीआई क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। तो सॉइल ए के लिए जब हम लोग निकालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉइल ए का लिक्विड लिमिट कितना है, 60% है, ये रहा 60%, तो ये रहा 60। प्लास्टिक लिमिट कितना है, 40%, ये रहा 40%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। किसके लिए, सॉइल ए के लिए। सॉइल ए के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। सॉइल बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सॉइल ए का एक्टिविटी भी निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, पीआई बाय परसेंटेज के लिए। पीआई हमारा क्या है, 20 है। परसेंटेज के लिए इसमें कितना दिया हुआ है, सॉइल ए के लिए 35% दिया हुआ, 35 डाल देंगे, 20/35 0.57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, सॉइल ए के लिए हमको सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल गया और एक्टिविटी भी मिल गया। अब हम लोग सॉइल बी का निकालेंगे। सॉइल बी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सॉरी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, 60 माइनस 30, तो ये 30 बच जाएगा। एक्टिविटी क्या हो जाएगा सर, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पीआई में परसेंटेज के लिए। तो एक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर पीआई 30 है, परसेंटेज के लिए हमारा 50 दिया हुआ है, ये रहा 50 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे 0.60 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये जो भी हमारा डाटा आया है, 20%, 0.57, 30%, 0.60, इसको हम लोग एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। बना लिए टेबल के रूप में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करो। सॉइल ए का जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20% है। सॉइल ए का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, 20% है, जबकि सॉइल बी का क्या है, 30% ज्यादा हो गया। सॉइल ए का एक्टिविटी 0.57 है, सॉइल बी का एक्टिविटी क्या है, 0.60 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन यही है कि सॉइल बी हैज हायर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सॉइल बी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, 20, इसका 20 है, इसका 30 है, तो ये चीज तो क्लियर दिख रहा है, सॉइल बी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, ये चीज दिख रहा है। दूसरा क्या है सर, सॉइल बी है स्लाइटली हायर एक्टिविटी। सॉइल बी का एक्टिविटी भी ज्यादा है, सॉइल ए में 0.57 है, सॉइल बी में 0.60 है, तो एक्टिविटी भी ज्यादा है। और तीसरा क्या है सर कि सॉइल बी जो है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्यों रहेगा सर, क्योंकि इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज का खतरा ज्यादा है। एक्टिविटी ज्यादा है मतलब स्वेलिंग श्रिंकेज का खतरा ज्यादा है, सॉइल बी हमारे लिए जो है ज्यादा खतरा का घंटी है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो आप वीडियो को जो है एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। भैया देखो यहाँ पे पढ़ाई हुआ है, हमको फायदा हुआ है, तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी भला होगा। ठीक है, आपका दोस्त आपको दुआ देगा और वो दुआ जो है आपको और मेरे दोनों को काम आएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट, चैट, कॉल, व्हाट्सएप जैसे भी चाहे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पीडीएफ आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। और हमारा देखिएगा कोर्स हमारा जो है अवेलेबल हो गया है न्यू सेमेस्टर का। आप जो है कोर्स चाहे तो परचेज कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए, टॉप कीजिए भाई, सीजीपीए 8-9 जितना लाना लेके आओ। ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू एवरीवन।